जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीआरडीओ द्वारा बनाए गए गैस टरबाइन इंजन्स का प्रोडक्शन करेगी भारत की प्राइवेट फर्म। 31 अगस्त तक डीआरडीओ में रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार ने सेट करी डेडलाइन। चीन की मिलिट्री ने ताइवान को चारों तरफ से घेरा। एबीपी न्यूज ने किया खुलासा कि यूपीए गवर्नमेंट ने ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट पर लगाई थी कई बार रोक। और रामेश्वरम ब्लास्ट वाले मामले में एनआईए ने गिरफ्तार किया 5वां आरोपी। हैदराबाद बेस्ड भारत की एक प्रिसीशन इंजीनियरिंग कंपनी जिसका नाम है आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड, तो इन्हें भारतीय रक्षा मंत्रालय से एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड है तो वो डीआरडीओ लैबोरेटरी जीटीआरई द्वारा डिजाइन किए गए इंजन्स के लिए एक प्रोडक्शन एजेंसी की तरह फंक्शन करेगी। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जीटीआरई यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, तो ये डीआरडीओ की वो लैबोरेटरी है जो कि मुख्य रूप से मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए एरो गैस टरबाइंस के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है। और अब डीआरडीओ की इसी लैब द्वारा डिजाइन किए गए इंजन्स के प्रोडक्शन के लिए आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड शामिल होगी। और फिलहाल ये कॉन्ट्रैक्ट एडवांस गैस टरबाइन इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली के लिए है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो आजाद इंजीनियरिंग है वो 2026 की शुरुआत से फुली इंटीग्रेटेड इंजन्स के पहले बैच को डिलीवर करना स्टार्ट करेगी। बाकी कंपनी ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया कि आजाद इंजीनियरिंग जल्द ही पावर, एविएशन, डिफेंस और ऑयल एंड गैस जैसे वर्टिकल्स में भी ऑपरेट करना शुरू करेगी। डीआरडीओ को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के उद्देश्य के साथ अब भारत सरकार डीआरडीओ में कुछ महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स लाने के लिए तैयार है, जो कि एक्स प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर प्रोफेसर के विजय राघवन द्वारा रिकमेंड किए गए थे। और डीआरडीओ के अंदर इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार ने 31 अगस्त तक की डेडलाइन भी सेट करी है। और इसके लिए एक खास कमेटी भी बनाई गई है जो कि इस बात को सुनिश्चित करेगी कि ये जो रिफॉर्म्स हैं ये 31 अगस्त के डेडलाइन तक इम्प्लीमेंट हो जाने चाहिए। और इसे डीआरडीओ प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत और डीआरडीओ के अन्य 2 सीनियर डायरेक्टर जनरल्स लीड करेंगे। और ये जो रिपोर्ट है ये इंडिया टुडे की तरफ से जारी की गई है। हालांकि कुछ डिफेंस साइंटिस्ट की तरफ से इन रिफॉर्म्स को लेकर एक अपोजिशन भी देखने को मिला था, लेकिन इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार अपना पूरा मन बना चुकी है कि डीआरडीओ में इन रिफॉर्म्स को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। बाकी डीआरडीओ की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जिस तरह के रिफॉर्म को लागू करने के लिए सुझाव दिए गए तो उनमें से काफ़ी कुछ बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा कि अमेरिका की रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी डार्पा भी फॉलो करती है। बाकी जिन्हें डार्पा के बारे में नहीं पता उन्हें बता दें कि डार्पा यूएस के लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि भारत के लिए डीआरडीओ। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस का जो नाम है वो डी लेटर से स्टार्ट होता है और दोनों के ही डी डिफेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस 1958 में इस्टेब्लिश किए गए थे, यानी कि लगभग एक ही समय में स्थापित होने के बावजूद भी आज के समय में जो डार्पा है वो डीआरडीओ की तुलना में टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के मामले में काफ़ी आगे है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न भी है, और वो रीज़न क्या है उसे हमने डिटेल में डार्पा वर्सेस डीआरडीओ वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको इस तरह की वीडियो यूट्यूब में और दूसरी नहीं मिलेगी। बाकी उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि अपने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के हिस्से के तौर पर और ताइवान की गवर्नमेंट पर और ताइवान के लोगों के अंदर एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाने के उद्देश्य के साथ चीन ने ताइवान के पास मिलिट्री ड्रिल्स को शुरू किया और इस ड्रिल को चीन ने नाम दिया है पनिशमेंट ड्रिल। तो इसी को लेकर आज शुक्रवार को चीन की तरफ से कहा गया है कि ताइवान को अपने कंट्रोल में लेने की प्रैक्टिस के हिस्से के तौर पर चीन की मिलिट्री ने ताइवान को घेरने के लिए अपनी एबिलिटी को टेस्ट किया है। और इस ड्रिल के हिस्से के तौर पर चाइनीज नेवी की शिप्स और उनके मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने ताइवान के चारों तरफ ड्रिल्स परफॉर्म करी हैं। और इन एक्सरसाइजेस का कोड नेम रखा गया है जॉइंट स्वॉर्ड 2024A, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण टेरिटरीज को कंट्रोल करना, संयुक्त रूप से मिलकर स्ट्राइक करना और संयुक्त रूप से मिलकर पावर को सीज करने जैसी कैपेबिलिटी को टेस्ट किया गया। लेकिन आपको बता दें कि ताइवान की सरकार और ताइवान के लोग अपने इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हैं कि ताइवान एक स्वतंत्र देश है और चीन उस पर जो भी दावे करता है वो सारे बेबुनियाद हैं और चीन का ताइवान पर कोई भी हक नहीं है। बाकी ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ताइवान के पास मिलिट्री ड्रिल्स को कंडक्ट करके चीन एक तरह से ताइवान पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने का प्रयास कर रहा है। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे बॉम्ब ब्लास्ट वाले मामले में आज शुक्रवार को एनआईए ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान शोहेब अहमद मिर्जा उर्फ छोटू के तौर पर हुई है, जो कि 35 वर्ष का है और कर्नाटका का निवासी है। और ये रामेश्वरम कैफे बॉम्ब ब्लास्ट वाले मामले में गिरफ्तार हुआ 5वां आरोपी है। और इतना ही नहीं बल्कि जो ये शोहेब अहमद मिर्जा है तो ये पहले लश्कर के टेरर कॉन्स्पिरेसी वाले मामले में भी दोषी पाया गया है और तब इसे जेल भी हुई थी, लेकिन जेल से रिहा होने के बाद ये एक बार फिर से बॉम्ब ब्लास्ट जैसी नई कॉन्स्पिरेसी में शामिल हुआ है।
और इस रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट वाले मामले के पीछे एक बड़ी साजिश क्या है, तो उसी का पता लगाने के लिए जो NIA है वो लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है। और इसी इन्वेस्टिगेशन के हिस्से के तौर पर मंगलवार को NIA ने मल्टीपल स्टेट्स में रेड्स कंडक्ट करी थी ताकि वो इस ब्लास्ट के पीछे की फुल कॉन्स्पिरेसी को अनकवर कर सके। और 3 दिन तक मल्टीपल स्टेट्स में रेड्स को कंडक्ट करने के बाद आज शुक्रवार को एक 5वां आरोपी भी गिरफ्तार किया गया। और बता दें कि NIA ने कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तो इन स्टेट्स में 11 लोकेशंस पर सर्च कंडक्ट करी थी। इसके अलावा एक अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़ा हुआ है जो कि जारी किया गया है ABP न्यूज़ की तरफ से, जिसमें ABP न्यूज़ ने इस बात का खुलासा किया है कि कैसे UPA सरकार ने पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं होने का हवाला देकर कई बार ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई थी। और UPA सरकार के समय से फैसला न लेने की वजह से ब्रह्मोस मिसाइल का पहले कभी एक्सपोर्ट नहीं हो सका। यहाँ तक कि दावा यह तक किया गया कि 2014 में भारत में नई सरकार के आने से पहले भी UPA गवर्नमेंट ने फिलीपींस के दौरे पर जा रही ब्रह्मोस एरोस्पेस की टीम को ही रोक दिया था और इसकी वजह बताई गई थी पॉलिटिकल क्लियरेंस ना मिलना। इसमें बताया गया कि कैसे 17 अप्रैल को विदेश मंत्रालय ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के GM को एक लेटर लिखकर कहा था कि राजनीतिक स्तर पर क्लियरेंस नहीं है, इसलिए फिलीपींस दौरे से पहले विदेश मंत्रालय से हरी झंडी ली जाए। और फिर ये जो लेटर था ब्रह्मोस एरोस्पेस की टीम को फिलीपींस जाने से ठीक पहले भेजा गया था। यहाँ तक कि दावा यह भी किया गया कि 2011 में विदेश सचिव ने कहा था कि जब तक कि एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं बनती तब तक ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट पर बातचीत भी ना की जाए। और 2010 में भी नई दिल्ली में मौजूद इंडोनेशिया की टीम को भी ब्रह्मोस एरोस्पेस का दौरा करने से रोक दिया गया था। बाकी आपको बता दें कि ABP न्यूज़ में स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एडिटर मिस्टर आशीष सिंह ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ब्रह्मोस के इस खुलासे से संबंधित कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स शेयर किए जो कि इस दावे को पक्का करते हैं। और जबकि ABP न्यूज़ के इसी खुलासे पर भारतीय प्रधानमंत्री का रिएक्शन भी देखने को मिला है। पिछले 2 वर्षों में ताइवान के पास चीन के मिलिट्री बिल्डअप को देखते हुए फिलीपींस ने अपने फार नॉर्थ में सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए कोस्ट गार्ड पोस्ट को ओपन किया है और इस बात की जानकारी शुक्रवार को फिलीपींस की तरफ से दी गई है। और जो एक कोस्ट गार्ड की नई पोस्ट ओपन की गई है तो ये जरूरी मैरीटाइम डेटा और इंटेलिजेंस को इकट्ठा करेगी ताकि ट्रैफिकिंग, पायरेसी, फॉरेन इंट्रूशंस तो इस तरह के थ्रेट से निपटने के लिए जो फिलीपींस की कोस्ट गार्ड है वो इफेक्टिव तरीके से रिस्पॉन्स कर सके। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज NDA में 146 कोर्स की पासिंग आउट परेड कंडक्ट की गई थी और इस पासिंग आउट परेड की समीक्षा करी थी इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे द्वारा। आज की पासिंग आउट परेड में 337 कैडेट्स पास आउट हुए हैं, जिसमें 199 आर्मी के हैं, 38 नेवी के और 100 एयरफोर्स के। और इनमें 19 कैडेट्स भूटान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव जैसी फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के। और आज की पासिंग आउट परेड में 24 फीमेल कैडेट्स के कंटिजेंट ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि वर्तमान समय में अपने NDA के 3rd और 4th टर्म में। और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मेरिट में फर्स्ट आने के लिए बटालियन कैडेट कैप्टन शोभित गुप्ता ने प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल जीता है और जबकि ACA मानिक तरुण ने प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल और BCC अन्नी नेहरा ने प्रेसिडेंट्स ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2013 में जम्मू कश्मीर के पुंछ में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए लांस नायक नरेश कुमार ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए जमादार हरदेव सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1988 में ऑपरेशन पवन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए राइफलमैन कुलदीप सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न ये है कि ऑपरेशन सफेद सागर में इंडियन एयरफोर्स के कौन कौन से फाइटर जेट्स शामिल हुए थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।